देखेंगे पॉलीमर्स। अब ये पॉलीमर क्या चीज है? पॉलीमर में दो चीजें हैं, दो वर्ड का ये ब्लेंड है, जिसमें आप देखेंगे पॉली, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी लार्ज नंबर, लार्ज नंबर, और मर का मतलब होता है पार्ट्स, पार्ट्स, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मेनी। सो मेनी पार्ट्स, ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकलेगा पॉलीमर का। सो पॉलीमर्स आर ऑफन जाइंट मॉलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूलर मास काफी बड़ा होता है, और मॉलिक्यूलर मास का एवरेज होता है 10 टू द पावर 3 टू 10 टू द पावर 7 यूनिट्स। ये यानी एक रेंज होता है पॉलीमर के मोलर मास का। सो पॉलीमर्स जिसे हम लैब में बनाते हैं, लेबोरेटरी में, उन्हें सिंथेटिक पॉलीमर्स कहा जाता है। एंड दोस पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, यानी एक हाथ स्पेसिफिक रिएक्शन जिसके वजह से हम, यानी जिसके बदौलत हम पॉलीमर्स बनाते हैं, उसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहना चाहिए। अब आपको और एक चीज ध्यान में रखना होगा कि कुछ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस भी पॉलीमेरिक होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, प्रोटीन्स पॉलीमर्स है। कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स पॉलीमर्स है। उनको हम लोग बना नहीं सकते, वो नेचुरली ऑकरिंग है लेकिन पॉलीमेरिक है। अब हम देखेंगे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। सो लेट्स डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अब पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग हेड के नीचे हम लोग देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्यों करना चाहिए? फॉर सिंपलर स्टडीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी स्पेसिफिक पॉलीमर, जिस किसी पॉलीमर को हम कंसीडर कर रहे हैं वो कौन से सोर्स से प्रोड्यूस हुआ, उस आधार पर हम सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो इस आधार पर सबसे पहला क्लास हम देख सकते हैं नेचुरल पॉलीमर्स। सो वेरी फर्स्ट वैरायटी इज नेचुरल पॉलीमर्स। अब आपको नाम से पता चलेगा, नेचुरल पॉलीमर बोले तो ऐसा पॉलीमर जो नेचुरली प्रोड्यूस हुआ है, ईदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स। अब देखो एक आधा पॉलीमर प्लांट से हमें मिला, फॉर एग्जांपल कंसीडर कॉटन। कॉटन प्लांट पॉलीमर है, तो प्लांट्स आर नेचुरली ऑकरिंग, दैट्स व्हाई वो नेचुरल पॉलीमर के तहत हम लोग देख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल वूल, सिल्क, ये एनिमल से प्रोड्यूस हुआ, यानी एनिमल भी नेचुरल ओरिजिन के है, इसलिए वो भी नेचुरल पॉलीमर्स हुए। सो ऐसा कोई भी पॉलीमर जो नेचुरल सोर्सेस से प्रोड्यूस हुआ, उसे आप लोग नेचुरल पॉलीमर कह सकते हो। अब नेचुरल जो पॉलीमर है, इसके फिर से दो वेराइटीज आप बता सकते हो। सबसे पहला वेजिटेबल पॉलीमर्स, और दूसरा आप बता सकते प्रोटीन पॉलीमर्स। अब देखो वेजिटेबल पॉलीमर जो है, दीज आर द नेचुरल पॉलीमर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। इसमें हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कॉटन, कॉटन के बाद जूट, फ्लेक्स एटसेट्रा, यानी जिनका ओरिजिन प्लांट से होता है। और प्रोटीन पॉलीमर बोले तो ऐसा पॉलीमर जो एनिमल से प्रोड्यूस हुआ, इसमें हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं वूल, उसके बाद में सिल्क, ये एक्सेलेंट एग्जांपल्स है एनिमल पॉलीमर्स के। सो इस प्रकार से सबसे पहला हम लोग वैरायटी बता सकते हैं नेचुरल पॉलीमर, दैट इज पॉलीमर बेस्ड ऑन और क्लास बेस्ड ऑन द सोर्स। अब दूसरी वैरायटी इसमें हम बताएंगे सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर को आप रीजनरेटेड पॉलीमर भी कह सकते हो। सेमी सिंथेटिक polymers are also called as regenerated polymers.
अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा रीजनरेटेड पॉलीमर क्या चीज है। अब देखो जैसे कॉटन है, कॉटन के कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे कि इट एब्सॉर्ब्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसको सूखने को टाइम लगता है। उसके बाद मोथ, फंजाई, इनके अटैक्स काफी इजीली हो सकते हैं। तो इस वजह से अगर आप सेल्यूलोज पॉलीमर, जिसे हम वेजिटेबल पॉलीमर कहते हैं, उसको लेबोरेटरी में ले जाए और लेबोरेटरी में ले जाने के बाद अगर प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट अगर करे, तो ड्यू टू केमिकल ट्रीटमेंट इट्स स्ट्रेंथ गेट मॉडिफाइड एंड पॉलीमर बिकम सुपेरियर देन द ओरिजिनल वन, यानी पहले जैसा था उससे भी काफी बेहतरीन तरीके से वो उभर के आएगा। वैसे पॉलीमर को आप सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कह सकते हो। सो इसको सिंपल में आप बोल सकते कि ट्रीटेड केमिकली ट्रीटेड प्लांट पॉलीमर, केमिकली ट्रीटेड प्लांट पॉलीमर्स को आप सेमी सिंथेटिक कह सकते हो। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं विस्कस रेयन, उसके बाद एसीटेट रेयन, एसीटेट रेयन। These are some of the examples of semi-synthetic polymer. अब इसके बाद तीसरी वैरायटी हम बात करेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स। थर्ड वन इज सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब देखो सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलीमर जो सिंपल केमिकल से प्रोड्यूस हुआ, केमिकल को हमने लैब में ले गए, लेबोरेटरी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन एक पॉलीमर हमने प्रोड्यूस किया, तो ऐसे में उस पॉलीमर को सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहना चाहिए। सो दीज आर स्ट्रिक्टली मैनमेड और कंप्लीटली मैनमेड पॉलीमर्स। मैनमेड पॉलीमर्स कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब इसके एग्जांपल हम बता सकते हैं जैसे कि नाइलॉन 6, उसके बाद नाइलॉन 66, उसके बाद टेरिलिन, नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैन बी गिवन, पॉलीथिन, पॉलीस्टाइरीन, ये सब सिंथेटिक पॉलीमर कैटेगरी में आता है। सो ये जो क्लासिफिकेशन हमने देखा, this classification was depending upon the what the source from which polymer is obtained. अब इसके बाद अगला पड़ाव on the basis of structure. So दूसरा on the basis of structure, यानी कि जिस पॉलीमर की हम बात कर रहे हैं उस पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है, उस बेसिस पे पॉलीमर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सबसे पहला क्लास हम देख सकते हैं लीनियर पॉलीमर। सो वेरी फर्स्ट वैरायटी इज लीनियर पॉलीमर। अब लीनियर पॉलीमर बोले तो एज नेम इंडिकेट्स उसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लीनियर होगा। अब इसका बेहतरीन एग्जांपल हम दे सकते हैं हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, या फिर आप सिंपली हाई डेंसिटी पॉलीथीन कह सकते हो, जिसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। और बच्चों एक चीज याद रखना, जो भी लीनियर पॉलीमर होगा जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लीनियर होगा उसकी डेंसिटी भी हाई होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अब लीनियर पॉलीमर के बाद दूसरी वैरायटी हम बात करेंगे ब्रांच्ड पॉलीमर्स। सेकेंड वन इज ब्रांच्ड पॉलीमर्स। अब ब्रांच्ड पॉलीमर को आप नाम से देख सकते हो, ब्रांच्ड पॉलीमर कैन आल्सो बी रिगार्डेड एज ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। अब इसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्रांच्ड होगा। अब इसका बेहतरीन एग्जांपल हम दे सकते हैं लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, या फिर आप इसको सिंपली लो डेंसिटी पॉलीथीन कह सकते हो। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बहुत सारा ब्रांचिंग होगा, ब्रांचिंग होने के वजह से इसकी डेंसिटी कम होगी, ये पारदर्शी भी होगा यानी ट्रांसपेरेंट, ये सब चीजें आप देख सकते हो। अब तीसरी वैरायटी इसमें हम बता सकते हैं कि नेटवर्क पॉलीमर। थर्ड वैरायटी इज नेटवर्क पॉलीमर। अब ये जो नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं इसमें एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होता है, यानी बहुत सारे क्रॉस लिंक्स होंगे। अब इसका बेहतरीन एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं
बेकेलाइट। सो बेकेलाइट, उसके बाद यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये नेटवर्क पॉलीमर्स में आते हैं जिनका स्ट्रक्चर उस हिसाब से होगा, विच कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव ब्रांचिंग। अब इसके बाद तीसरा जो मोड हम देखेंगे, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो हम कंडक्ट करेंगे स्पेशली एक स्पेसिफिक पॉलीमर बनाने के लिए, वो कौन सी रिएक्शन होगी, उस आधार पर हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो सबसे पहली वैरायटी इसमें हम देखेंगे एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। तो बच्चों एक चीज याद रखना, एडिशन रिएक्शन इज नॉर्मली शोन बाय अनसैचुरेटेड सब्सट्रेट्स, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड का होना बेहद जरूरी है। एक आधे सबस्ट्रेट के पास अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तभी वो एडिशन रिएक्शन देगा। अब एडिशन पॉलीमर में होता क्या है, एक स्पेसिफिक रिपीटिंग यूनिट होता है, उसके ऑफन एंड ऑफन रिपीटेशन के वजह से एक पॉलीमर प्रोड्यूस होगा जिसे हम एडिशन पॉलीमर कहेंगे। अब एडिशन पॉलीमर के दो वेराइटीज बताए जा सकते हैं। इसमें पहला होमोपॉलीमर और दूसरा कोपॉलीमर। अब देखो, होमोपॉलीमर का मतलब होता है ऐसा एडिशन पॉलीमर जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल एक ही होगा, जैसे कि पॉलीथीन। पॉलीथीन में स्टार्टिंग मटेरियल होता है इथिलीन, जिसे आप इथिन भी कह सकते हैं। तो इथिन के ऑफन एंड ऑफन रिपीटेशन के वजह से पॉलीमर प्रोड्यूस होता है जिसे हम नाम देंगे पॉलीथीन, इसलिए वो होमोपॉलीमर कैटेगरी में आएगा। और दूसरा जो है कोपॉलीमर, कोपॉलीमर इज ऑल्सो एन एडिशन पॉलीमर, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल एक से ज्यादा होंगे, जैसे कि स्टाइरिन और ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन दोनों का एडिशन पॉलीमर अगर आप देखें तो आपको स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर मिलेगा, जो कोपॉलीमर का बेहतरीन एग्जाम्पल होगा। अब इसके बाद दूसरा वेराइटी आता है कंडेंसेशन। सेकेंड वेराइटी इज कंडेंसेशन पॉलीमर। अब ये कंडेंसेशन पॉलीमर क्या चीज है, दिस इज द पॉलीमर फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कंडेंसेशन रिएक्शन में होता क्या है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, HCl, मिथिल अल्कोहल, इन जैसे जो मॉलिक्यूल्स है वो एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होंगे, उस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहना चाहिए। और अगर कंडेंसेशन रिएक्शन के वजह से एक आधा पॉलीमर प्रोड्यूस होता है तो उसे आप कंडेंसेशन पॉलीमर कहना। अब इसका बेहतरीन एग्जांपल हम दे सकते हैं, नाइलॉन 66 इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। अब ये था पॉलीमराइजेशन के रिएक्शन, यानी कौन से किस प्रकार के रिएक्शन के आधार पर पॉलीमराइजेशन हो रहा है, उस बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखा। अब अगला पड़ाव, नेक्स्ट मोड हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि जो भी पॉलीमर हम डिस्कस करेंगे उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस प्रकार से है, यानी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उस बेसिस पे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन बताया जा सकता है। इस वैरायटी में सबसे पहला क्लास हम देखेंगे इलास्टोमर्स। अब याद रखना, इलास्टोमर बोले तो ऐसा कोई भी मटेरियल जो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है, यानी अगर आप स्ट्रेच करो तो वो अपने लेंथ के 10 टाइम्स तक के ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, एनलार्ज होना चाहिए। अगर ऐसा मटेरियल आपको मिले तो वो इलास्टोमर होगा। अब इसमें बेहतरीन एग्जांपल हम दे सकते हैं रबर्स। रबर इलास्टोमर कैटेगरी में आते हैं। अब रबर्स में होता क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, दीज हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आप स्ट्रेच करोगे
वो एनलार्ज होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस रिलीज करोगे तो जैसे थे हो जाएगा, उसे कहना चाहिए इलास्टोमर। तो कोई भी रबर इलास्टोमर का एग्जाम्पल हो सकता है। अब दूसरी वैरायटी इस क्लास में हम देख सकते हैं फाइबर्स। अब आपको समझना होगा फाइबर क्या चीज है। Fibers are the thin filaments which can be woven into fabrics or spun into yarn. ऐसा कोई भी थिन फिलामेंट जिसको आप फैब्रिक्स में बून सकते हैं, या फिर दैट फाइबर शुड कैन बी स्पून इनटू यार्न आल्सो, तो उस थिन फिलामेंट को आप फाइबर कह सकते हो। अब याद रखना फाइबर में एग्जांपल के तौर पे हम दे सकते हैं नाइलॉन्स, उसके बाद टेरिलिन, ये फाइबर्स के एक्सेलेंट एग्जांपल है। अब फाइबर में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड वन इज थर्मोप्लास्टिक्स। थर्ड वन इज थर्मोप्लास्टिक्स। अब ये थर्मोप्लास्टिक्स का क्या मतलब? देखो, थर्मोप्लास्टिक बोले तो ऐसा पॉलीमर जिसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इंटरमीडिएट हो गए, यानी इलास्टोमर से स्ट्रॉन्ग लेकिन फाइबर से वीक। सो थर्मोप्लास्टिक्स हैव इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर देन इलास्टोमर एंड वीकर देन फाइबर। अब इनकी खासियत याद रखना, थर्मोप्लास्टिक को अगर आप हीट करोगे तो वो सॉफ्ट होगा, और कूल करोगे तो वो हार्ड होगा। और दूसरी बात, दिस कैन बी रीमोल्डेड, इनको आप मोल्ड कर सकते हो। इसका बेहतरीन एग्जांपल पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब जैसे ड्रेनेजेस में पाइप्स को कपलिंग कराते हैं, वहां पे कपलिंग हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो थर्मोप्लास्टिक वैरायटी में आता है। अब चौथा जो वैरायटी है वो होता है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स नॉर्मली क्रॉस लिंक पॉलीमर होते हैं, जिन्हें हम नेटवर्क पॉलीमर कहते हैं। इनको अगर आप हीट करो तो ये सॉफ्ट जरूर होंगे, इनफ्यूजिबल मास प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसको वापस उसी फॉर्म में फिर से आप नहीं ला सकते, यानी दीज कैन नॉट बी रीमोल्डेड। थर्मोसेटिंग्स को आप रिमोल्ड नहीं कर सकते हो और रीयूज नहीं कर सकते हो। अब इसके एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं बेकेलाइट। Bakelite is an example of thermosetting polymer. So it was all about the classification of polymers. अब हम देखेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब एडिशन पॉलीमराइजेशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखिए किस प्रकार से सजेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे डेफिनेटली फ्री रेडिकल इनिशिएटर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, जो हम पेरोक्साइड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। बच्चों एक चीज याद रखना, ये जो मैकेनिज्म है ये क्रूशियल, इसके दो स्टेजेस होते हैं, दो स्टेप्स, लेकिन अमूमन हम लोग 3 स्टेप में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1 of the mechanism involve the chain initiation। सबसे पहला जो स्टेप इसमें आता है वो आता है चेन इनिशिएशन स्टेप। तो डेफिनेटली चेन इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल जो है वो इनिशिएट होगा। अब इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसीडर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथिन। अब मान के चलो हम फ्री रेडिकल इनिशिएटर के तौर पे बेंजोइल पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बेंजोइल पेरोक्साइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर। इसको डॉट फार्मूला में मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब आपको एक चीज याद रखना होगा कि पेरोक्सी लिंकेज जो है वो वीक लिंकेज होता है। सो डेफिनेटली इट वुड गेट ब्रोकन, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन इसमें होगा, दोनों ऑक्सीजन के तरफ एक एक क्या बोलते हैं उसको, ऑड इलेक्ट्रॉन यानी शेयर्ड पेयर में से आएगा। सो अगला जो इंटरमीडिएट आपको मिलेगा वो होगा ये फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल में भी क्या होगा, अब यहाँ पे दो ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहाँ और ये यहाँ ऐसा अगर रखा जाता है तो इसका कन्वर्शन फिनिल फ्री रेडिकल में होगा विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2। अब जो फिनिल फ्री रेडिकल हमारे पास आया है, this phenyl free radical tend to attack
our starting material what we called ethylene. अब यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, अब पाई बॉन्ड को मैं इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला के तहत लिखता हूँ. सो इट वुड अटैक द कार्बन इन दिस मैनर. तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक नया बॉन्ड प्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं, और ये एक और इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के तरफ बचेगा. सो दिस इज द फ्री रेडिकल सो ऑब्टेन्ड, जो चेन इनिशिएशन के तहत हमने एक्सप्लेन किया. अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रिएक्शन की होती है चेन प्रोपेगेशन. चेन प्रोपेगेशन, अब याद रखना चेन प्रोपेगेशन जो स्टेप होता है उसी में पूरा पॉलीमर प्रोड्यूस होता है. अब यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा था? एथिलीन. अब ये हमारा जो फ्री रेडिकल है, अटैकर, जो अटैक करने वाला है, जो पहले स्टेप पे प्रोड्यूस हुआ, नाउ इट वुड अटैक फ्रीक्वेंटली टू द एथिलीन. ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है. अब इसको देखो मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं. सो अटैक ऐसे होगा, और ऐसे अटैक के वजह से हमारे पास पॉलीथीन आएगा. यानी देखो पॉलीमेरिक चेन इस प्रकार से दिखाई जा सकती है. सो दिस कुड बी द पॉलीमर. अब फाइनल जो स्टेज आता है रिएक्शन मैकेनिज्म का, वो होता है चेन टर्मिनेशन. दैट हैपेंस टू बी द चेन टर्मिनेशन. अब टर्मिनेट होने का मतलब होता है बंद होना या स्टॉप होना. अब स्टॉप कर भी सकते आप लोग, कैसे? बाय एडिंग सर्टन इनहाइबिटर्स. अगर रिएक्शन के अंदर आप इनहाइबिटर को ऐड करते हैं तो रिएक्शन वहां पे स्टॉप हो सकता है. लेकिन नॉर्मली होता क्या है, कभी कभी जैसे ही पूरा सबस्ट्रेट खत्म हो जाए तो फ्री रेडिकल अपने आप में कंबाइन होके भी रिएक्शन स्टॉप हो सकता है. जैसे इस स्पेसिस के रिस्पेक्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते. सो दिस इज द पॉलीमर सो ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पॉलीमराइजेशन. अब इसके दो ब्रांचेस जब जुड़ेंगे तब हमें कुछ इस प्रकार का एक प्रोजेक्शन मिलेगा जिसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई चेन टर्मिनेट हो गया. सो चेन टर्मिनेशन कैन बी शोन इन दिस मैनर आल्सो. यानी कि इस जैसे फ्री रेडिकल्स अगर दो कंबाइन होते हैं तो भी एक क्या बोलते हैं उसको, फ्री रेडिकल खत्म हो जाएंगे आपस में जुड़ के. सो एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है. अब हम देखेंगे कुछ एडिशन पॉलीमर्स. नाउ लेट्स डिस्कस द प्रिपरेशन. लेट्स हैव प्रिपरेशन ऑफ some addition polymers. कुछ एडिशन पॉलीमर्स के प्रिपरेशन के बारे में हम यहाँ पे बात करें. सो लेट्स हैव वेरी फर्स्ट एडिशन पॉलीमर टू बी डिस्कस्ड, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन. सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो होगा लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको आप लो डेंसिटी पॉलीथीन यानी एलडीपी कह सकते हैं. अब याद रखना लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है इथिलीन, जिसे आप इथिन भी कह सकते हैं. तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लार्ज अमाउंट में इथिलीन को कलेक्ट कीजिए. करने के बाद इसको पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, देखो कैटलिस्ट के तौर पे या तो पेरोक्साइड यूज करो या फिर इसमें ऑक्सीजन भी आप डाल सकते. ऐसा करने के बाद आपको हाई प्रेशर अराउंड 1000 टू 2000 एटमॉस्फेयर, यानी ये काफी बड़ा प्रेशर होता है, याद रखना. हम लोगों पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है दैट इज जस्ट 1 एटमॉस्फेयर. इतने बड़े प्रेशर पे एट अबाउट 350 टू 570 केल्विन आपको हीट करना होगा. देखो कंडीशन कितना जबरदस्त है. सो व्हाट वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लो डेंसिटी पॉलीथीन, इथिलीन लो, उसको पेरोक्साइड या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में
1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 350 टू 570 केल्विन टेम्परेचर पे जब आप हीट करोगे तो एक्सटेंसिव वहां पे ब्रांचिंग आपको दिखेगा एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब ये जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर कंटेन करता है, जिस वजह से इसकी डेंसिटी कम होगी। और डेंसिटी कम होने के साथ साथ आपको ये समझना होगा ये इंसुलेटरी है, यानी इसको इंसुलेशन के तौर पे यूज किया जा सकता है। पहली बात, यानी जो केबल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उसको इंसुलेट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको लो डेंसिटी पॉलीथीन यूज कर सकते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के लिए भी लो डेंसिटी पॉलीथीन का इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद टॉयज, टॉयज के बाद में स्क्वीज बॉटल्स प्रिपरेशन, ये जो है ये सब यूजेस होंगे किसके, लो डेंसिटी पॉलीथीन के। सो इट वाज द वेरी फर्स्ट एडिशन पॉलीमर। अब इसके बाद दूसरा पॉलीमर हम देखेंगे, वो बोले तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको आप सिंपल में HDP कह सकते हो। अब ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है इसको बनाते समय भी हम लोगों को एज ए स्टार्टिंग मटेरियल इथिलीन का इस्तेमाल करना होगा। सो स्टार्टिंग मटेरियल आपका इथिलीन है, लेकिन याद रखे यहाँ पे आप कैटलिस्ट के तौर पे यूज करोगे जिगलर नेट्टा कैटलिस्ट। जिगलर नेट्टा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज जिगलर नेट्टा कैटलिस्ट? जिगलर नेट्टा कैटलिस्ट बोले तो इट इज टिटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राइथिल एल्यूमिनियम, यानी इन दोनों का मिक्सचर जो है उसे जिगलर नेट्टा कैटलिस्ट कहना चाहिए। सो जिगलर नेट्टा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एट अबाउट 333 टू 343 केल्विन और 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करके जब आप इथिलीन को प्रोजेक्ट करोगे तो इस चीज का पॉलीमराइजेशन होगा और इस बार आपको मिलेगा लीनियर पॉलीमर, जिसको आप कहेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो लीनियर पॉलीमर होता है, जिसके वजह से मॉलिक्यूलर पैकिंग इफिशिएंट और इफेक्टिव होती है, जिस वजह से डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन को हम लोग डस्टबीन्स, उसके बाद में पैन्स, उसके बाद बकेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वाज द सेकेंड एडिशन पॉलीमर टू बी डिस्कस्ड। अब तीसरा है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मतलब होता है पॉलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन। अब याद रखना टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लूरोइथिलीन का पॉलीमर होता है, ये चीज आपको याद रखना होगा। अब टेट्राफ्लूरोइथिलीन कैन बी गिवन इन दिस मैनर। अब ये जो टेट्राफ्लूरोइथिलीन है इसको परसल्फेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, परसल्फेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन करा, प्रेशराइज करो, प्रेशराइज करने के बाद हीट करो, हीट करने के बाद इसका पॉलीमराइजेशन होगा और पॉलीमराइजेशन होने के बाद आपको पॉलीमर मिलेगा टेफ्लॉन, यानी कि पॉलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन। अब याद रखना पॉलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन जो है टेफ्लॉन, इसका ज्यादातर यूज हम किचन वेयर्स बनाने में करते हैं, स्पेशली टू प्रिपेयर नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉलीमर यानी एडिशन पॉलीमर टू बी डिस्कस्ड इज पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल। पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल को आप एक्रिलन या फिर ऑर्लॉन भी कह सकते हैं। सो लेट्स हैव नेक्स्ट, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल, जिसको आप ऑर्लॉन भी कह सकते हैं। अब डेफिनेटली एज नेम इंडिकेट्स पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल जो है वो एक्रिलोनाइट्रिल का पॉलीमर होता है।
एक्रिलोनाइट्रिल का मतलब होता है विनिल साइनाइड, जिसको आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। सो विनिल साइनाइड दैट इज एक्रिलोनाइट्रिल इज टू बी हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ऐसा करने से इस चीज का पॉलीमराइजेशन होगा, और पॉलीमराइजेशन होने के बाद आपको एडिशन पॉलीमर मिलेगा, और उस एडिशन पॉलीमर को आप कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हो। इट इज PAN, दैट इज पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल। अब पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल को इंपॉर्टेंस क्यों है? इट इज स्पेशली यूज्ड एज ए सिंथेटिक वूल। इसको आप लोग सिंथेटिक वूल कह सकते हैं, ये उसका लीडिंग यूज है। So it was all about the preparation of some addition polymers. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अब कंडेंसेशन पॉलीमर को स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहा जा सकता है। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मली बाइफंक्शनल जो कंपाउंड्स है उनके बीच रिएक्शन होके हमें पॉलीमर मिलता है, और इसमें कुछ स्मॉल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एज ए बाई प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ कंडेंसेशन पॉलीमर का प्रिपरेशन। अब इसमें सबसे पहला पॉलीमर जो डिस्कस होगा वो है नाइलॉन 66। अब आपको समझना होगा नाइलॉन पीछे के, यानी नाइलॉन वर्ड के पीछे का रहस्य। नाइलॉन वर्ड कहां से आया? NY फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड LON फ्रॉम लंदन। ये फाइबर सबसे पहले न्यूयॉर्क और लंदन दोनों शहरों में प्रोड्यूस हुआ, इसलिए नाइलॉन। लेकिन नाइलॉन का मतलब न्यूयॉर्क लंदन नहीं होता है, इसका मतलब होता है पॉलीअमाइड पॉलीमर। यानी कि जहां जहां नाइलॉन वर्ड दिखे तो आपको समझना है कि वो पॉलीअमाइड पॉलीमर है। अब नाइलॉन 66, ये 66 का क्या मतलब है, यू विल कम टू नो सून। अब यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं दो। एक होता है हेक्सामिथिलिन डायमीन, जिसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं NH2CH2/6 NH2। इसका नाम है हेक्सामिथिलीन डायमीन। अब देखें, हेक्सामिथिलिन डायमीन के पास 6 कार्बन एटम्स है। अब इसकी रिएक्शन जब आप एडिपिक एसिड के साथ करोगे, एडिपिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी ऐसा मटेरियल जिसके पास 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिपिक एसिड, एंड रिमेंबर एडिपिक एसिड कंटेन 6 कार्बन एटम्स एज वेल। यानी ये नाइलॉन 66 जो नाम आया, नाइलॉन नाम किस वजह से आया? क्योंकि इसमें पॉलीअमाइड फाइबर है और अमाइड लिंकेजेस आपको दिखेंगे। और दूसरी बात, दोनों स्टार्टिंग मटेरियल के पास 6 कार्बन एटम्स है, तो डेफिनेटली ये डायमीन बोले तो बेस है, और एडिपिक एसिड ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिड। इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो वी वुड एक्सपेक्ट सर्टेन न्यूट्रलाइजेशन टू गेट अ सॉल्ट। अब देखो सॉल्ट किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इन दोनों का जब मिलन होगा यानी रिएक्शन होगा तो हम लोगों को जो सॉल्ट मिलेगा वो सॉल्ट कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। दिस इज द सॉल्ट, इसका नाम है नाइलॉन सॉल्ट। नाइलॉन सॉल्ट को आप कह सकते हैं हेक्सामिथिलिन डाई अमोनियम एडिपेट, यानी इसका केमिकल नेम क्या होगा? हेक्सामिथिलिन डाई अमोनियम, डाई अमोनियम एडिपेट, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अब अगर आप ये बल्क में लेते हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव द स्टार्टिंग मटेरियल और मोनोमर इन बल्क, तो ये नाइलॉन सॉल्ट आपका मोनोमर होगा। अब ये जो मोनोमर आपके पास आया है, इसको आपको क्या करना है? इट इज टू बी हीटेड स्ट्रांगली। इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की बेहद जरूरत है, लगभग 533 केल्विन टू यानी इतने टेम्परेचर पे हाई प्रेशराइज करके, यानी वी नीड टू एक्सर्ट हाई प्रेशर, और साथ में N2 गैस को भी पास करिए ताकि एटमॉस्फेयर इनर्ट रहे।
सो जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ से वाटर लूज होगा, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लूज होगा, और लूज होने के बाद आपको पॉलीमर मिलेगा जिसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करा सकते हैं। दिस इज द पॉलीमर सो ऑब्टेन्ड विद द डिपार्चर ऑफ वाटर। ये पॉलीमर जो आपको मिला इसका नाम होगा नाइलॉन डबल सिक्स। सो इट वाज ऑल अबाउट द नाइलॉन डबल सिक्स पॉलीमर। अब नाइलॉन डबल सिक्स के बाद हम बात करेंगे नाइलॉन सिक्स की। अब दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमर यहाँ पे हम देखेंगे नाइलॉन सिक्स। नाइलॉन सिक्स को आप परलॉन एल भी कह सकते हैं, या फिर इसको पॉलीकैप्रोलैक्टम भी कहा जा सकता है। तो अब ये नाइलॉन सिक्स नाम कैसे आया? तो सबसे पहली बात ये याद रखो, नाइलॉन वर्ड क्यों आया? क्योंकि ये भी पॉलीअमाइड पॉलीमर है। नॉर्मली होता क्या है, ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड जिसके पास 6 कार्बन एटम्स होंगे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज कॉल्ड ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड। अब इस ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड को अगर आप हीट करते हैं तो ये सर्टनली वाटर लूज करेगा। ऐसे इट वुड लूज वाटर। वाटर लूज करने के बाद हमें मिलेगा एक साइक्लिक स्टार्टिंग मटेरियल जिसका नाम होगा एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। 1 2 3 4 5 6 इसका नाम है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। अब बच्चों एक चीज याद रखना, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम इज योर स्टार्टिंग मटेरियल। सो बल्क में ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड लीजिए ताकि आपको बल्क में एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम मिले। अब एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसके पास आप देख सकते हो 6 कार्बन एटम्स है, और ये नाइलॉन 6 जो पॉलीमर है ये पॉलीअमाइड होने के वजह से वर्ड नाइलॉन आया। एंड स्टार्टिंग मटेरियल कंटेन 6 कार्बन एटम्स, हेंस इट इज नेम्ड एज नाइलॉन 6। अब एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम को लगभग 533 टू 543 केल्विन आपको हीट करना होगा, और वो भी वाटर के साथ। सो विथ वाटर एट अबाउट 533 टू 543 केल्विन हीट करिए। इसमें N2 गैस को पास कीजिए ताकि एटमॉस्फेयर इनर्ट बना रहे। तो ऐसे में यहां से लिंकेज ब्रेक होगा और आपको पॉलीमर मिलेगा। जैसे एक एंड क्या होगा NH, CH2 कितने हैं 1 2 3 4 5। सो इसको ग्रॉस हम लोग ऐसे लिख सकते, बाद में CO by N, दिस इज नन अदर देन नाइलॉन 6। इस प्रकार से नाइलॉन 6 फॉर्मेशन हम देख सकते हैं। अब कंडेंसेशन पॉलीमर वैरायटी में तीसरा क्लास हम देखेंगे टेरिलिन। टेरिलिन जो है वो पॉलीइस्टर पॉलीमर है, जिसे आप पॉलीस्टर फाइबर भी कह सकते हो। अब टेरिलिन इज पॉपुलरली नोन एज डैक्रॉन। टेरिलिन को ऑफ डैक्रॉन भी कह सकते हैं। सो टेरिलिन पॉलिस्टर है जिसका ज्यादातर यूज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर में होता है। जैसे कि अभी अभी हमने नाइलॉन्स देखा, नाइलॉन का भी यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है लेकिन बहुत कम। इसको फिशिंग नेट्स, टायर कॉर्ड्स, रोप्स, सर्जिकल स्यूटर्स, इस काम के लिए ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, नाइलॉन 6 हो या फिर नाइलॉन डबल 6 हो। लेकिन जैसे ही टेर्लिन की बात आती है, डेक्रॉन की, डेक्रॉन को ज्यादातर हम लोग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना होगा टेरिलिन पॉलिस्टर पॉलीमर है, यानी यहाँ पे रिपीटिंग ईस्टर लिंकेजेस आपको दिखेंगे। सो स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ भी दो होंगे, एक होगा इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा होगा DMT, दैट इज डाइमिथिल टर्पथैलेट। देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, इट इज अ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। DMT दैट इज डाइमिथिल टर्पथैलेट कैन बी गिवन इन दिस मैनर। ये आपका DMT है, डाइमिथिल टर्पथैलेट। फिर से इथिलीन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूल
कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। अब आपको क्या समझना होगा, इथिलीन ग्लाइकॉल को जब डाइमिथिल टर्फथैलेट, जिसको शॉर्ट में हम डीएमटी कह सकते हैं, इसके साथ जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट को कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और इसके साथ आप लोग लेंगे एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। सो एंटीमनी ट्राइऑक्साइड और जिंक एसीटेट, इसके प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करेंगे लगभग 420 टू 460 केल्विन, इतना जब आप हीट करोगे, हीट करने के बाद यू वुड हैव अ स्टार्टिंग मटेरियल, जो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो। ये बाई प्रोडक्ट है, ये जब कंडेंस होगा तो आपको मिलेगा स्टार्टिंग मटेरियल, जिसे कुछ इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। सो इट इज द मोनोमर सो obtained during the course of reaction with the departure of मिथिल अल्कोहल। अब ये जो मोनोमर आपको मिला, अब मान के चलो ये अगर एन टाइम्स आप लिए तो आपको ये बल्क में मिलेगा। इस चीज का नाम है डाईहाइड्रोक्सी डाइथिल टरफ्थैलेट। क्या नाम है? डाईहाइड्रोक्सी डाइथिल टरफ्थैलेट। सो दिस इज द स्टार्टिंग मटेरियल। अब ये जो स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास आया, इसको हाई टेम्परेचर पे फिर से हीट करो, हाई टेम्परेचर पे अंडर इनर्ट एटमॉस्फेयर। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि टेर्लिन बनाते समय नाइट्रोजन पास नहीं किया जाता है। नाइट्रोजन इज टू बी पास्ड ओनली ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन पॉलीमर्स। अब इसको जब आप हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे, तो इसका पॉलीमराइजेशन कुछ इस तरह से होगा। ऐसा पॉलीमराइज होने के बाद आपको पॉलीमर मिलेगा, और वो पॉलीमर कुछ इस तरह से आप लोग दिखा सकते हो। पॉलीमर कैन बी शोन इन दिस मैनर with the departure of ethylene glycol, that can be shown in this manner. This is none other than terylene. So ये often and often जब रिपीट होगा तो आपको रिपीटिंग स्टरलिंकेजेस देखने को मिलेंगे। अब आप एक चीज याद रखना, हमने क्या किया, डाइमिथिल टर्फथैलेट लिया जो खुद स्टर है, और उससे हमने पॉलीस्टर को बनाया। सो दिस रिएक्शन इज अ मेथड टू प्रिपेयर ईस्टर फ्रॉम ईस्टर। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को आप ट्रांस ईस्टरिफिकेशन कह सकते हो। अब जो टेर्लिन हमें मिला, इसके बहुत सारे कमर्शियल यूजेस है, जैसे कि टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, उसके बाद सर्जिकल स्यूटर्स, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, रोप्स बनाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द कमर्शियल uses of Dacron or Terylene. So it was all about the condensation polymers. नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। नाउ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड इज कॉमनली कॉल्ड एज बेकेलाइट। इसको बेकेलाइट नाम से ज्यादा प्रसिद्धि है, यानी ये फेमस है। अब एज नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे दो स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं, एक होता है फिनॉल, दूसरा होता है फॉर्मल्डिहाइड। अब इसके फॉर्मेशन में दो क्रूशियल स्टेप्स आएंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फिनॉल को लेना है, दिस इज फिनॉल। नाउ फिनॉल इज टू बी ट्रीटेड विथ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को मैं CH2O लिख सकता हूं। एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में आपको इसको ट्रीट करना है। जब आप ऐसा करोगे, यू विल हैव आर्थो एंड प्यारा हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल एज एन इंटरमीडिएट। यानी जो इंटरमीडिएट हमारे पास होंगे वो या तो आर्थो हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल होगा, या फिर प्यारा हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल होगा, या फिर कुछ इस प्रकार से भी हम लोग दिखा सकते हैं। यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पे सीरियस अटैक फॉर्मल्डिहाइड का देखने को मिल सकता है, जिसे आप एडिशन भी कह सकते हैं। अब क्या होगा, आर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल अंडरगो लीनियर पॉलीमराइजेशन। अब ये स्टेप काफी क्रूशियल है, याद रखें। अब ये हमारा आर्थो हाइड्रोक्सी मिथिल फिनॉल है। अब ये इसको जब आप फर्दर हीट करोगे, हीट करने के बाद
इसका लीनियर पॉलीमर प्रोड्यूस होगा। अब जो लीनियर पॉलीमर हम लोगों को मिलेगा उसे कुछ इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। सो लीनियर पॉलीमर सो ऑब्टेन्ड कैन बी गिवन इन दिस मैनर। अब ये जो लीनियर पॉलीमर आपको मिला इसका नाम है नोवोलैक। अब जो नोवोलैक है इसे पेंट में इस्तेमाल किया जाता है। एक जमाने में शाहरुख खान की एड आती थी मैरोलैक, तो वो एक्चुअली ब्रांड नेम है। तो नोवोलैक ये चीज है विच हैपेंस टू बी द लीनियर पॉलीमर, जिसे पेंट्स में हम लोग अमूमन इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो नोवोलैक हमें मिला, इस नोवोलैक को, जिसे यहाँ पे हम लिख के रखते हैं नोवोलैक, इसको अगर आप फिर से फेनॉल और फार्मल्डिहाइड के साथ हीट करोगे तो इसका क्रॉस लिंक पॉलीमर प्रोड्यूस होगा। अब मैं यहाँ पे क्रॉस लिंक पॉलीमर बताना चाहता हूं। सो क्रॉस लिंक पॉलीमर सो ऑब्टेन्ड कैन बी गिवन इन दिस मैनर। इसको आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। दिस इज द क्रॉस लिंक पॉलीमर सो ऑब्टेन्ड। सो इस तरह से आप दिखा सकते हो। अब ये जो पॉलीमर आपको मिला, ये बड़ा स्ट्रक्चर, अब इसका मतलब ये सिलसिला चालू है। दिस इज नन अदर देन बेकेलाइट। सो बेकेलाइट इज अ नेटवर्क पॉलीमर जिसका यूज इलेक्ट्रिक स्विचेस, टीवी कैबिनेट्स, चेयर, डाइनिंग टेबल बनाने के लिए हम लोग ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आइए देखते हैं अगला नेटवर्क पॉलीमर जिसको हम कहेंगे मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड। मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड, मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड भी ये लीनियर पॉलीमर है। अब यहाँ पे दो स्टार्टिंग मटेरियल्स आप देख सकते हो, वन ऑफ विच इज मेलामिन। मेलामिन को हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं। सो दिस इज द मेलामिन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से शो किया जा सकता है। सो मेलामिन व्हेन ट्रीटेड विद फॉर्मल्डिहाइड, तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा। अब देखिए इंटरमीडिएट किस प्रकार से दिखाया जा सकता है। सो इंटरमीडिएट सो ऑब्टेन्ड कैन बी शोन इन दिस मैनर। इसको आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब ये इंटरमीडिएट जो है स्वाभाविक है, इसको अगर बहुत ज्यादा लेते हैं तो ज्यादा तुमको मोनोमर मिलेगा। अब इस चीज का आप पॉलीमराइजेशन करो, इनर एटमॉस्फेयर में जोरदार गर्म करो। गर्म करने के बाद यू विल हैव अ पॉलीमर। अब उस पॉलीमर को हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। सो पॉलीमर ऑब्टेन्ड कैन बी शोन इन दिस मैनर। ये CH2 है, यहाँ पे NH। सो दिस कैन बी द पॉलीमर, और इस पॉलीमर का नाम होगा मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड। मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड हार्ड पॉलीमर है, इसलिए इसको अनब्रेकेबल क्रॉकरीज बनाने में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल रबर। अब नेचुरल रबर की खेती होती है, याद रखना। नेचुरल रबर ये रबर ट्री से निकलता है। अब रबर की खेती इंडिया में केरला में है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, साउथ अमेरिका, ऐसे कुछ चुनिंदा जगह पे नेचुरल रबर पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, फ्रॉम द बार्क ऑफ द रबर ट्री एक कोलाइडल लिक्विड निकलता है जिसे हम बोलते हैं रबर लैटेक्स। तो उसको पानी में मिलाया जाता है, तो वो जो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है उसमें से रबर का मैन्युफैक्चर होता है। अब नेचुरल रबर का जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो होता है आइसोप्रीन यूनिट। दैट इज इट इज पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ 2 methyl 1,3 ब्यूटाडाइन। 2 methyl 1,3 ब्यूटाडाइन, इसे ही आप लोग आइसोप्रीन कह सकते हैं। सो नेचुरल रबर इज नथिंग बट poly
या फिर आप ऐसा बोल सकते सिस पॉली आइसोप्रीन। सिस पॉली आइसोप्रीन बोले तो नेचुरल रबर। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखाया जा सकता है? सिस पॉली आइसोप्रीन can be given in this manner. So this can be the natural rubber. लेकिन एक चीज याद रखना, नेचुरल रबर को आप ऐसे मियरली यूज नहीं कर सकते, जैसे कि रबर रबर ट्री से आपने रबर को निकाला, वो रबर डायरेक्टली मार्केट में नहीं आ सकता, क्योंकि वो रॉ रबर जो है कच्चा होता है, इसमें बहुत सारे फ्लॉज है, जैसे कि 335, याद रखना 335 केल्विन से अगर टेम्परेचर बड़ा होता है तो इट बिकम्स सॉफ्ट, ये सॉफ्ट हो जाएगा। एकदम सॉफ्ट होना भी अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात, अगर टेम्परेचर एकदम लो हो जाए, जैसे कि 283 केल्विन, इससे भी अगर टेम्परेचर लो हो तो ये ब्रिटल बन जाएगा। तो ब्रिटल अगर बनता है तो भी हम लोग इसको हमारे मनचाहे तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो अब करना कैसे? तो याद रखना, नेचुरल रबर को अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो ये आप कर सकते हैं बाय डूइंग द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अब ये क्या प्रोसेस है? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज अ प्रोसेस बाय विच रॉ रबर कैन बी मेड टफ। अब ये आप कैसे कर सकते? बाय ट्रीटिंग विथ सल्फर। सो यहाँ पे एक चीज याद रखो, रॉ रबर आप लो, रॉ रबर को सल्फर के साथ ट्रीट करना, सल्फर के साथ ट्रीट करने के बाद में रॉ रबर जो है वो टफ हो जाएगा, यू विल हैव टफ रबर। और इस टफ रबर को आप मार्केट में यूज कर सकते हो। इस एंटायर प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहना चाहिए। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, व्हेन यू ट्रीट रॉ रबर विथ सल्फर, तो जो भी अनसैचुरेटेड एरियाज है उन एरियाज पे सल्फर की एडिशन होती है, और सल्फर की एडिशन होने के वजह से वो रबर टफ हो जाएगा, यानी जो अनसैचुरेशन प्रीवियसली था उसका सैचुरेशन हो जाएगा। अब नॉर्मली टायर्स में क्या होता है, इन टायर्स यानी जो व्हीकल के टायर्स है उसमें हम नॉर्मली 5% सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, यानी वल्कनाइजेशन करते समय। अब जितना ज्यादा सल्फर आप डालोगे उतना ही रबर टफ होते जाएगा। अब वो हमारे नीड के ऊपर निर्भर है कि हमें कितना टफ रबर चाहिए। सो इट वाज ऑल अबाउट वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड द नेचुरल रबर। और एक चीज याद रखना, नेचुरल रबर क्या होता है, सिस पॉली आइसोप्रीन, सिस आइसोमर होता है, लेकिन इसी का जो ट्रांस आइसोमर होगा उसका नाम होता है गट्टा परछा। याद रखना, गट्टा परछा इज ट्रांस आइसोमर ऑफ द नेचुरल रबर। और गट्टा परछा के कंटेनर्स हम लोग नॉर्मली करोजिव लिक्विड्स को होल्ड करने को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एचएफ। एचएफ को गट्टा परछा कंटेनर में ही रखा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है सिंथेटिक रबर। अब देखो सिंथेटिक रबर बोले तो ऐसा कोई भी मटेरियल जिसको आदमी ने बनाया, इंसान ने बनाया बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, बट which closely resemble natural rubber. So synthetic rubber is elastomer that resembles the natural rubber, पहली बात। दूसरी बात, उसका भी आप वल्कनाइजेशन करा सकते हो। अब हम देखेंगे कुछ नेचुरल सॉरी सिंथेटिक रबर्स के प्रिपरेशन, जिसमें सबसे पहला सिंथेटिक रबर हम देखेंगे नियोप्रीन। अब नियोप्रीन जो रबर है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। अब 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन को कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। सो 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन कैन बी गिवन इन दिस मैनर। अब 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन का पॉलीमराइजेशन कराओ। इनफैक्ट एडिशन पॉलीमराइजेशन का ये बेहतरीन एग्जांपल है। दिस इज कॉल्ड 2-chloro
1,3-ब्यूटाडाइन, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन का एडिशन पॉलीमराइजेशन कराने के बाद आप लोगों को पॉलीमर मिलेगा। इनफैक्ट एडिशन पॉलीमर मिलेगा जिसे कुछ इस प्रकार से दिखाया जा सकता है, एंड दिस इज नन अदर देन नियोप्रीन। अब नियोप्रीन इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जिस वजह से आप इसको इलास्टोमर कह सकते हैं। अब ये जो नियोप्रीन होगा ये किस काम का है? तो सबसे पहली बात इसके यूजेस में याद रखना, इट इज यूज टू प्रिपेयर कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है नियोप्रीन का। उसके बाद ऑयल, क्या बोलते हैं उसको, गैस्केट्स। जो हमारे कुकर को हम लोग गैस्केट्स यूज करते हैं, तो दैट गैस्केट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नियोप्रीन। उसके बाद होजेस, दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ व्हाट, नियोप्रीन रबर। अब नियोप्रीन के बाद नेक्स्ट इज, आई मीन सिंथेटिक रबर, इज ब्यूना एन। अब ये ब्यूना एन कोपॉलीमर है। एक चीज याद रखना, कोपॉलीमर का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे दो स्टार्टिंग मटेरियल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक स्टार्टिंग मटेरियल होगा 1,3-ब्यूटाडाइन। सो 1,3-ब्यूटाडाइन कैन बी गिवन इन दिस मैनर, और दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल होगा एक्रिलोनाइट्रिल। So it is the polymer of 1,3-butadiene and acrylonitrile. This is 1,3-butadiene and this is none other than acrylonitrile. अब इन दोनों को लेके पेरोक्साइड के प्रेजेंस में इसका पॉलीमराइजेशन कराओ। सो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एज ए कैटालिस्ट, जब आप पॉलीमराइजेशन कराओगे, देन लीड टू द एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब देखो आप लोग की एडिशन पॉलीमर किस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। सो एडिशन पॉलीमर दैट कैन बी शोन in this manner. So this is none other than Buna N. ये रिपीटिंग यूनिट हुआ। ये ऑफन एंड ऑफन नंबर ऑफ टाइप्स जब रिपीट होगा, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीमर ब्यूना एन। अब इसका यूज टैंक लाइनिंग के लिए किया जा सकता है, टैंक लाइनिंग। उसके बाद ऑयल सील्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। सो मेजोरिटीली ब्यूना एन का यूज टैंक लाइनिंग और ऑयल सीलिंग में किया जा सकता है। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रबर्स हमने आज डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब देखो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉलीमर जिसका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो सके। अब याद रखना, पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनिल क्लोराइड है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में आते हैं, यानी उनका डिकम्पोजिशन होने को हजारों साल लग जाएंगे, जिनके वजह से बहुत बड़े तौर पे पोल्यूशन हो रहा है। उनको ना आप जमीन में गाड़ सकते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो सॉइल पोल्यूशन होगा, अगर जलाते हो तो एयर पोल्यूशन होगा। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। सो आज के डेट में हम चाहेंगे कि ऐसे पॉलीमर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो, जिसके वजह से पोल्यूशन कम से कम हो या फिर ना हो। तो हमें देखना होगा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यानी क्या। सबसे पहली बात, नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसका डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो कुछ ऐसे पॉलीमर सिंथेटिकली बनाए जा सकते हैं जिनमें वो स्पेसिफिक ग्रुप्स प्रेजेंट रहे जो कुछ नेचुरली ऑकरिंग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में है। तो आइए आज हम देखेंगे कुछ ऐसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में जिनका डिकम्पोजिशन हो सकता है और हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। सो वेरी फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर टू बी डिस्कस्ड इज PHBV। अब ये PHBV का मतलब क्या होता है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट, ब्यूटीरेट, और इसका कोपॉलीमर है किसके साथ? बीटा
हाइड्रोक्सी वॉलेरेट के साथ, बीटा हाइड्रोक्सी वॉलेरेट के साथ। तो नाम से आपको पता चलेगा यहाँ पे दो स्टार्टिंग मटेरियल्स है, एक है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3, उसके बाद में OH, CH2, COOH। अब याद रखना इसमें टोटल 4 कार्बन है, यानी ये ब्यूटेरिक एसिड हुआ। दिस इज फंक्शनल कार्बन, दैट इज कार्बोक्सिल कार्बन। इसको लग के जो कार्बन है दैट इज अल्फा, अल्फा को लग के है वो बीटा, दैट्स व्हाई इट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड। अब इसके साथ दूसरा जो इंग्रेडिएंट आप इस्तेमाल करोगे दैट हैपेंस टू बी द बीटा हाइड्रोक्सी वॉलेरिक एसिड, जिसको हम कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब वॉलेरिक एसिड में टोटल कार्बन आने चाहिए 5, 1 2 3 4 5। दिस इज फंक्शनल कार्बन, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, सो दिस इज नन अदर देन बीटा हाइड्रोक्सी वॉलेरिक एसिड। अब ये पॉलिस्टर पॉलीमर होगा। अब स्टेरिफिकेशन आप सभी लोगों ने स्टडी किया है, OH ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप का कंडेंसेशन अगर होता है तो आपको मिलेगा पॉलिस्टर। आप देख सकते हो। अब पॉलीमर जो मिलेगा उसे कैसे दिखाओगे? सो ये स्टर लिंकेज ऐसे, जो CH को कनेक्टेड है, CH3 मैं नीचे लिखता हूं ये वाला, उसके बाद CH2 CO। अब इसका कनेक्शन इसके साथ होगा O CH CH2 CH3 यानी ये वाला, उसके बाद CH2 COO by N। so this is none other than PHBV। और डेफिनेटली यहाँ पे डिपार्चर किस चीज का होगा? वाटर का होगा। तो ये जो PHBV आप देख रहे हो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। सो पॉलीथीन जैसे जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल पॉलीमर्स है, दोज मस्ट गेट रिप्लेस्ड बाय सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स। अब आइए इसी लिस्ट में दूसरा हम देखते हैं, नाइलॉन टू नाइलॉन 6। नाइलॉन टू नाइलॉन 6 इज आल्सो अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। यहाँ पे आप नाम से पता चल गया होगा, नाइलॉन है यानी पॉलीअमाइड पॉलीमर है। और यहाँ पे दो स्टार्टिंग मटेरियल्स होंगे, एक होगा ग्लाइसिन जिसके पास 2 कार्बन है इसलिए नाइलॉन 2, और दूसरा होगा ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड जिसके पास 6 कार्बन है इसलिए 6। सो ग्लाइसिन को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? NH2 CH2 COOH, दिस इज ग्लाइसिन। उसके बाद ओमेगा अमीनो कैप्रोइक एसिड कैन बी गिवन इन दिस मैनर, CH2/5 COOH। This is omega amino caproic acid. This is none other than glycine, जिसके पास 2 कार्बन है इसलिए नाइलॉन 2, and this is omega amino caproic acid जिसके पास 6 कार्बन है इसलिए नाइलॉन 6। अब यहाँ पे COOH और NH2 के बीच जुगलबंदी होगी, जिसके वजह से हमें देखो क्या मिल रहा है, NH, उसके बाद CH2 CO, यहाँ NH CH2/5, बाद में CO/N। डेफिनेटली विद द डिपार्चर ऑफ वाटर ये चीज होगा। ये हमें मिल गया नाइलॉन टू नाइलॉन 6। नाइलॉन टू नाइलॉन 6 भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। इनके जगह से, इनके तरह ही और भी कुछ पॉलीमर्स है जैसे डेक्स्ट्रॉन जैसे, जो बायोडिग्रेडेबल वैरायटी में आते हैं। सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का ज्यादा से ज्यादा यूज करना हमारे सेहत के लिए काफी अच्छा होगा, हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छा होगा।